Assalamualaikum everyone. This is Laiba Vakil from Medical Laboratory Technology Department at Al Shifa Institute of Narowal. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्लिनिकल वायरोलॉजी का टॉपिक रेबीज वायरस। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि रेबीज वायरस की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शेप जो है वो बुलेट शेप होता है। बुलेट बोलते हैं गोली को, जिस तरह से गोली की शेप होती है ये बिल्कुल उस शेप का होता है वायरस। दूसरी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेस्ड वायरस है और इनवेलप है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली रैप्टोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने के बाद हमारा जो सेकंड मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो वो वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ठीक है। ये ज़ूनोटिक वायरस है, यानी कि ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन होती है इससे, यानी कि ज़ूनोटिक एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। कुछ बुक्स में बताया गया है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि ये एनिमल टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्रांसफर होता है बैट्स के थ्रू, फॉक्सेस के थ्रू और डॉग्स के थ्रू। 99% जो है इसकी ट्रांसमिशन डॉग्स के थ्रू होती है और बाकी जो है बैट्स और फॉक्सेस के थ्रू भी होती है। जैसे कि हमें पता है हम एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान में, तो हमारी तरफ जो है वो डॉग ज़्यादा है, तो ट्रांसमिशन जो है उसकी डिपेंड करती है आपके जियोग्राफिकल रीजन पे। हमारी साइड पे डॉग्स ज़्यादा है, तो हमारी तरफ ये जो ट्रांसमिशन है रेबीज की ये कुत्तों से होती है, और बाकी जो ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज उनमें जंगलात ज़्यादा हैं, तो उनमें जो है वाइल्ड बैट्स और फॉक्सेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उनकी तरफ जो है मोस्टली रेबीज इससे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, हमें ये तो पता चल गया कि ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये कैसे इफेक्ट करता है। अच्छा जी, ये पहली बात तो है जो डॉग्स या फॉक्सेस कुछ भी जो भी जिस भी एनिमल से ट्रांसफर हुआ है उसकी सलाइवा से ट्रांसफर हो रहा है बॉडी में। क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारा फिजिकल बैरियर है। हमारा फिजिकल बैरियर जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है, और पैथोजन क्या करता है उसके सलाइवा से हमारा बैरियर ब्रेक होने की वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या करता है जी, सलाइवा से, यानी कि डॉग के बाइट करने से या वो स्क्रैच पड़ जाए उसके दांतों का हमारे स्किन के किसी भी पार्ट पे, तो वो सलाइवा में जाता है और वहाँ से ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और यहाँ से ये ट्रैक जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली है जी ब्रेन। सबसे पहले ये ब्रेन को डैमेज करता है, जिससे आपने सुना होगा कि जब कोई भी रेबीज पेशेंट होता है वो सबसे पहले अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है उस पेशेंट के। उसके बाद क्या करता है, उसके नर्वस सिस्टम को टोटली डैमेज कर देता है, जिससे उस बिल्कुल ही उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है उससे हटके हो जाता है। नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, इससे हमें पता कैसे चलता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके, कि हमें पता चला है कि ये जो पेशेंट है इसको रेबीज वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर गया। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सीजनिंग होती है, उसके अलावा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और फोबिया होता है फेयर, यानी कि पानी का खौफ। उस पेशेंट के करीब हम जब पानी लाते हैं वो पानी पी नहीं सकता, इनफैक्ट पानी को देख ही नहीं सकता, उसको वाटर फोबिया होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा सीजर्स होते हैं, और ये मजीद से मजीद जो है वो फैटल होता होता कोमा और अल्टीमेटली डेथ। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, कुछ बुक्स में जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है 1 से 3 मंथ्स, और कुछ बुक्स में कहा हुआ है कि डेज 2 मंथ्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ड्यूरिंग 10 to 15 डेज इसके इन्फेक्ट कर जाने के बाद अगर ये ट्रीट नहीं होता तो वो जो पर्सन है वो डेथ अल्टीमेटली जो है डेथ की उसमें चला जाता है। कोमा के बाद जो है वो पर्सन डेथ की स्टेट में चला जाता है। इस तरह से जो है ये पैथोजेनेसिस काज करता है। हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स भी पता चल गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है डायग्नोसिस, कि ये डायग्नोस कैसे करते हैं। हम इसके लिए पहला तो है जी
करवाया जा सकता है। इसके थ्रू जो है वो ये टेस्ट होता है। पहली तो इसकी जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ इसके साइन एंड सिम्टम्स देखकर ही हम लोग कर लेते हैं, और सेकेंड जो इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो ये कि हम इसके टेस्ट करवाते हैं। अब बात आती है जी वैक्सीन की। अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें पता है, एक होता है मेडिकेशन और एक होता है वैक्सीनेशन। इसमें क्या डिफरेंस है? मेडिकेशन जो है वो आपको जब बंदा जो है डिजीज़ कास्ट हो जाती है उसके बाद आप उसकी मेडिकेशन देते हो, लेकिन वैक्सीनेशन में ये होता है कि वो जो पर्सन है उसको उस डिजीज़ से बचाने के लिए आप पहले ही वैक्सीन लगवा लेते हो। रेबीज़ के केस में दोनों है, प्री वैक्सीनेशन भी होती है इसकी और पोस्ट वैक्सीनेशन भी होती है। अगर हम सबसे पहले पोस्ट वैक्सीनेशन की बात करें, पोस्ट जो है वो नाम से ही जाहिर है कि बाद में, ये तब होती है जब वो पेशेंट है उसको रेबीज इन्फेक्ट कर गया है। जब हम उसको रेबीज इन्फेक्ट कर जाता है, पहले हमने क्या मैयर अपनानी है ट्रीटमेंट में कि उसका वो जो पार्ट है जिसको डॉग ने बाइट किया है उसको वॉश करना है वाटर से और सोप से, ताकि वो जो वायरस है वो फ्लश आउट हो जाए, और फौरी तौर पे उसे किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाना है और वहाँ उसकी पोस्ट वैक्सीनेशन करानी है, ठीक है। और सेकेंड क्या मैयर है? प्री वैक्सीनेशन। प्री वैक्सीनेशन जो है ये मोस्टली उन लोगों की होती है जैसे वेटनेरियन होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनकी प्री वैक्सीनेशन की जाती है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ में जो काम करते हैं फॉरेस्ट में, उनकी प्री वैक्सीनेशन की जाती है। इसके अलावा आप किसी ऐसे लैब में काम कर रहे हो तो आपकी लैब की रिक्वायरमेंट भी होती है एज ए एम्प्लॉय कि आपने अगर वहाँ पर रेबीज़ के सैंपल आते हैं तो क्या आप इस पर प्री वैक्सीनेटेड हो इसके लिए। तो ये सारा जो था हमारा रेबीज़ के रिलेटेड पूरा कंप्लीट टॉपिक था, जिनमें हमने मेन सारे के सारे उसके जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ लिया। थैंक यू।